पेपर्स ऑनलाइन होंगे सर? यार इसके अंदर डिटेल लिखी हुई है, एवरीथिंग इज गिवन देयर इन डिटेल। वो चेक कर लें, बिकॉज मैं ऐसी चीजें करता नहीं हूँ। मैसेज आते हैं और इतने मैसेज होते हैं कि आई डोंट हैव द टाइम टू रीड। इसमें देख लें। सो बॉक्साइट जो है उसका ये फॉर्मूला हम कर रहे थे, थोड़ी उसका फेज जो है, ये जिप्साइट एंड हेमाटाइट जो है उसका था, क्ले का, ये बॉक्साइट मुख्तलिफ। ये देख लें क्ले की, क्ले देखें कितनी शार्प पीक आ रही है और नैरो आ रही है। दिस इज जिप्सम प्लॉट, ये स्पेक्ट्रे हैं कुछ, और ये अनदर लेटराइट प्लॉट है, ये लाइमस्टोन प्लॉट है, सैंडस्टोन, लो प्योरिटी, हाई प्योरिटी, ये मुख्तलिफ पीक्स हैं। तो इस टाइप के आपके पास क्वार्ट्ज टेस्ट है, ये मुख्तलिफ जो है ना वो आ सकते हैं। सही है। जी सर। अब अक्सर जब आप सेमिनार में आगे पीछे आप जाएंगे देखेंगे तो लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं इस टाइप के स्पेक्ट्रा, और द क्लेम कि ये हमारा जो पार्टिकल है, ये जो चीज़ें हैं ये नैनो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो एज एन एक्सपर्ट या टेक्निकली यू कैन असेस कि ये नैनो पार्टिकल का इस तरीके की शार्प पीक्स या उनकी इंटेंसिटी नहीं हो सकती अनलेस के या वो उस टाइप की। आगे चले या बोर तो नहीं हो गए लोग? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये बेसिकली आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई डोंट नो आप लोग उस पर कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स बुनियादी तौर पर सीइंग इज बिलीविंग जब बंदा खुद ना करे ना तो समटाइम वो बोर हो जाता है। ओके, एक्सआरडी से ही रिलेटेड एक और टेक्निक है जिसको एक्सरे फ्लोरेसेंस कहते हैं। दिस इज एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये वाला आपके पास जो पार्ट है। अब ये इसी की एक क्या कहना चाहिए वेरिएशन है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और मल्टी एलिमेंट्स को एनालिसिस करती है। जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो ये वाला है। बुनियादी तौर पर जो एक्सरे फ्लोरेसेंस ये XRF है, इट इज एक्चुअली डन टू टू क्वांटिफाई एंड क्वालिटी यानी क्वांटिफिकेशन और क्वालिटिफिकेशन के लिए की जाती है कि सैंपल अगर हमारे पास है तो उस सैंपल का हम एनालिसिस करें, तो बजाय कि हम वो पूरा एक प्रोसेस करेंगे, XRD का सैंपल बनाएं उसके बाद उसको हम एक्सपोज करें और इतने टाइम के लिए। सो वी जस्ट इफ वी नीड टू फाइंड अ केमिकल कंपोजिशन तो हम एक्सरे फ्लोरेसेंस ये वाली टेक्निक करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी पोर्टेबल और छोटे छोटे डिवाइसेस आजकल आए हुए हैं, और जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पर वेजिटेबल्स लेट से
या दूसरी जो चीज़ें हैं इनकी भी हम लेट्स उनकी अगर क्वालिटी चेक करनी है कि उनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एट द स्पॉट सैंपल लेके आप चेक कर सकते हैं। और इस टाइप की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये बेसिकली उसमें ज़्यादा यूज़ होती है। और इसकी ख़ास जो बात है कि ये बहुत माइक्रोग्राम तक, ppm तक भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल, जो आपका मटेरियल्स है, जो भी होगा वहाँ पर, जो नैनो पार्टिकल्स होंगे, उनमें से जो फ्लोरिसेंट एक्सरेज निकलेंगी, उनको ये डिटेक्ट करता है। और वो पार्टिकल के बेसिकली जैसे ये है किसी XRF जो है, वेजिटेशन सैंपल्स कंटेमिनेटेड बाय माइनिंग एक्टिविटीज़, तो ये पेपर में था लास्ट टाइम, उसमें ये सो एट द स्पॉट जो क्विक मेथड है ये। इसको बाद बुक्स में लिखा होता है EDXRF, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरेस, ठीक है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर एक्सरे रिफ्लेक्टिविटी। अब एक्सरे रिफ्लेक्टिविटी जो है ये क्या है कि रिफ्लेक्शन जो एक्सरेज सैंपल के साथ वापस होकर रिफ्लेक्ट होती हैं, उनको हम डिटेक्टर जो हैं, बल्कि ये सेपरेट इंस्ट्रूमेंट होता है, डिटेक्ट करके तो उसकी जो सरफेस जो प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रो स्ट्रक्चरल डिटेल्स, नॉट नैनो बट माइक्रो, ये मटेरियल्स में ज़्यादा करते हैं। थिकनेस हो गया, इंटरफेस रफनेस, डेंसिटी वेरिएशंस, ये जो चीज़ें हैं हम इसको आमतौर पे ज़्यादातर हम थिकनेस एक्यूरेटली इससे फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरे रिफ्लेक्टिविटी इज जस्ट गिव द सरफेस और टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशंस, बट इट डजंट प्रोवाइड एलिमेंटल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये फिर हमें पीछे जाना पड़ता है। तो आमतौर पर जो एक्सरे रिफ्लेक्टिविटी है ये लार्जर साइज के लिए, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर के लिए ज़्यादा सफिशिएंट होती है। फिर एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके मुख्तलिफ नाम हैं, EDS है, EDX है, EDSS है, और ये मुख्तलिफ इसको नाम ये दिए जाते हैं। ये भी बुनियादी तौर पर क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, एलिमेंटल कंपोजिशन फाइंड करते हैं, लेकिन ये उसको कैरेक्टराइज करते हैं। और इसका जो पर्पस है, या इसका भी जो है बेसिकली वही है जो कि बाकी का है, लेकिन ये ज़्यादातर EDX जो है ये SCM या TEM के अंदर ही होता है। और इसका, इनका जो होता है क्या नाम है, उसको क्या करना चाहिए कि in order to perform EDX we need a quite high vacuum, ठीक है, क्योंकि इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है, वो सारी। तो जो SCM में हमने देखा था, तो उसमें ये चीज़ें और मोज़रेला को ये फॉलो करता है कि बिकॉज दैट सेज कि ईच एलिमेंट जो है ना वो हैज ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक नंबर, एंड एक्स रेज जो उससे इमिट होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके एटॉमिक नंबर पे होती हैं। तो अगर हमें एक्स रेज पता चल जाए तो हम उससे एटॉमिक नंबर या उस एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। सो XRF जो है दैट्स मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और यू कैन से कि इट डजंट रिक्वायर लार्ज सैंपल और वैक्यूम नहीं चाहिए होता। लेकिन EDX जो है जो डिस्पर्सिव, दिस इज मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। अगर आप बात करें इनकी रिलेटिव सिलेक्टिविटी या सेंसिटिविटी का, तो इनमें से बेहतर कौन सी है, सो द बेस्ट जो एनालिसिस, जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी एतबार से वो आपके पास XRF है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा, और ये इसकी लिमिटेशन भी जो माइक्रोग्राम में, यानी हम ppm तक जा सकते हैं। तो एनर्जी डिस्पर्स एक्सरे जो है ये आमतौर पर वी गेट सम एवरेज रिजल्ट्स।
ये मुख्तलिफ इसके वो एक डायग्राम जो थी बेसिकली कि फ्लोरेसेंट एमिशन इसमें होती है जो कि उसके साथ साथ अनदर वेरिएशन है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री ICPM। और एज द नेम इंडिकेट ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री कपल्ड विद इंडक्टिव प्लाज्मा, ये दोनों चीजें हैं। तो दिस इज अगेन द मोस्ट अगेन ये XRF और ICPM मास यानी स्टैंडर्ड ये है। अगर आपके स्पेशली यानी इनको अगर आप क्वालिटी या एक्यूरेसी के एतबार से देखेंगे तो टॉप पे ICPM है, MS और साथ उसके बाद फिर आता है XRF। और अगर दोनों आपके पेपर में या वर्क में है तो आपके वर्क का वो पेपर जो है ना उसको किसी जर्नल को रिजेक्ट करना उससे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इट्स वेरी इजी कि आप सैंपल लेकर वेरी स्मॉल अमाउंट में सैंपल उसको आयनाइज करते हैं, प्लाज्मा स्टेट में ले जाते हैं एंड देन उसके साथ मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है जो कि फौरन उसकी कंपोजिशन है एलिमेंट्स मेटल्स की पूरी डिटेल में दे देता है। इवन आइसोटोप्स इसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं। So this is widely used in rocks analysis, in biological samples, very very useful ये टेक्निक है। उसके बाद सबसे जो वर्सटाइल और सबसे क्या कहना चाहिए पावरफुल टेक्निक है वो है XPS। अब XPS जो है एक्स रेज जैसे फोटो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ द एक्यूरेसी से टॉप पे है। ICP और ये तकरीबन compete करते हैं, लेकिन बाज़ केसेस में एज एक्सपर्ट जो है वो XPS को ज़्यादा जो है वो वेटेज देते हैं। इट इज़ कंसिडर मोर सुपीरियर फॉलोड बाय ICPM एंड फॉलोड बाय XRF एंड EDX इज एट द बॉटम। और ये और उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें इसमें एक डेडिकेटेड बीम है एक्सरेज का, उससे सैंपल को फोकस करके उसके ऊपर गिराया जाता है और वहाँ से फिर आगे क्या होता है कि सैंपल के अंदर से जो सैंपल के अंदर जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, सो एलिमेंट्स की कंपोजिशन फाइंड इससे होती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो ज़रा उनसे मुख्तलिफ है कि ये करता क्या है कि जो एलिमेंट है लेट से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन और सल्फर है उसमें, तो इट कैन इवन आइडेंटिफाई कि ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो इसमें है तो किस रेशो में है। कैसे कि जो ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है उसकी ये बाइंडिंग एनर्जी दे देगा कि आपको कैलकुलेट करके दे देगा, उसके s ऑर्बिटल की दे देगा, और इसी तरीके से जो सल्फर है उसके d ऑर्बिटल। सो वी कैन कैलकुलेट या फाइंड जो मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम्स। तो ये उनको वहाँ से रिमूव करके तो उसकी बिल्कुल जो है ना यानी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है, और फिर उसको हम बाद में एनालाइज करके और फिर डिटेक्टर और दूसरे सॉफ्टवेयर से एनालाइज करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो अगेन ये तीनों का टेक्निक किसी एक के काम में है पेपर में, तो हर जो जर्नलिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो इस पेपर को एक्सेप्ट करें बिकॉज दीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक जो XPS है जैसे। और साथ साथ ये भी है कि इसमें इनमें आपके काम में रिलायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनका ज़रा दोबारा से खुद भी अपने वहाँ पे चेक कर लें। प्रिंसिपल इनका देखेंगे सब में एक्स रेज ही बेसिकली वही बेसिक जो इसमें है प्रिंसिपल वही ऑलमोस्ट इस्तेमाल होता है। लेकिन जो XPS है कि इसमें एक्स रेज को हम बेसिकली ये डेडिकेटेड बीम ऑफ एक्स रेज, और ये XPS जो है ये आमतौर पर हम अगेन हाई वैक्यूम चाहिए होता है। ठीक है, ये देखिए 10⁻⁸ और वेरी हाई वैक्यूम, और इसमें सैंपल को हम स्लोली और ओवर द 12-12 18-18 घंटे स्कैन करते हैं सो दैट हम जो आप लोग पढ़ते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ये सारी जो है कैलकुलेशन ये इसी XPS स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए ही होती हैं कि ग्राउंड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन को वापस बाहर निकालना है तो उसकी कितनी
एनर्जी जो है हमें वो दरकार है सैंपल को निकालने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी। और बैंड गैप हम कैसे फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली? द मोस्ट एक्यूरेट मेथड अदर देन यूवी, जिसके बात करेंगे, इज एक्सपीएस। इस तरीके का ये आपके पास ग्राफ आता है और इसमें अक्सर लिखा होता है कॉपर जैसे लिखा हुआ है, एस लिखा होता है, साथ पी लिखा होता है, डी लिखा होता है। तो इवन जो उसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन तक हम इसकी रसाई हासिल कर सकते हैं। हाँ जी, सही है। सारे गायब हो गए जो मैं आपके नहीं नहीं साथ सर, हम यस सर, ठीक आपके है। साथ यस लिखा सर। हूँ। ये नई चीजें हैं मेरे ख्याल में, ज्यादा बोरिंग तो नहीं होनी चाहिए आपके लिए। टेक इट एज अ फन। जब कुछ चीज समझ ना आए तो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। एक्सआरडी से रिलेटेड है, पाउडर एक्सआरडी, उससे रिलेटेड एक्सरेस, फ्लोरेसेंस, देन ईडीएक्स आ गया, देन आपके पास इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई, और फिर उसी एतबार से एक्सपीएस। तो कंपोजिशन सर फेज। कुछ देर पहले हम जी 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 बोले। सर कुछ देर पहले हम एक्सआरएफ को बेस्ट कह रहे थे कि वो एक्यूरेसी के लिहाज से बेस्ट है। हाँ अब हम जो है ना इसको कह रहे हैं जी एक्स जी। एक्सटीएस को। तो उस वक्त जब हमने अब इसको हमने सुपीरियर कर दिया सबसे। एक्सआरएफ को हमने बेस्ट कहा था, तो फिर हमें उस वक्त एक्सपीएस का नहीं पड़ा था ना। अभी मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बता दिया ना कि जो पोर्टेबिलिटी के एतबार से है, यानी जो सबसे इजी है, कन्वीनियंट है, वो एक्सआरएफ ज़्यादा है। एक छोटा सैंपल हमारे पास, डिवाइस जो है बहुत छोटा है, कोई वैक्यूम कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि सारे एलिमेंट्स इतने ज़्यादा फ्लोरेसेंट एक्सेस देते नहीं है। आमतौर पर रॉक्स या उस टाइप की चीज़ों के लिए वो हम ज़्यादा सूटेबल करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमारे किसी स्टूडेंट ने काम किया था फिश स्केल के ऊपर, और फिश स्केल जो है उसमें आपको पता है काफ़ी हार्ड होता है, उसमें डिफरेंट कैल्शियम के कंटेंट्स हैं, सिलिकेट्स के हैं। वो हमने एक्सआरएफ से एनालाइज कराए थे, तो काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स आ गए थे, बिकॉज दैट्स फाउंड इन द ह्यूज अमाउंट, बल्क अमाउंट में होते हैं उसमें। तो जो दूसरा ईडीएक्स है वो बेसिकली स्पेसिफिकली यूज होती है एक अंडर सर्टेन कंडीशन जिसमें वैक्यूम इन्वॉल्व होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा है आपके पास इंडक्टिव कपल प्लाज्मा, ये एक नया जो आया था टेक्निक, इसमें उन्होंने मैस के साथ कपल्ड करके तो डिटेक्शन लिमिट इसमें जब चेक की तो इट इज़ मोर सुपीरियर और ये फास्टर है कंपेयर टू उसके। और फिर एक्सपीएस स्लो है बट एक्यूरेसी में ये टॉप पे जाता है। तो अगर आप कंपोजिशन फाइंड करनी है, यानी एलिमेंटल कंपोजिशन, तो रिलायबिलिटी के एतबार से जो आपके रिव्यूअर्स है या आपके जो थीसिस एवेल्यूएट करते हैं या एग्जामिनर हैं, वो एक्सपीएस अगर आपका एक डाटा है तो दैट पेपर या दैट वर्क कैरीज मोर वेटेज। सो एक्सपीएस इज सुपीरियर फॉलोड बाय इंडक्टिव कपल्ड। सम केसेस में इंडक्टिव कपल्ड और एक्सपीएस इक्वल है, और अक्सर वो कह देते हैं कि दोनों में से कोई एक करवाने, बिकॉज दोनों एक्सपेंसिव है। एंड उसके बाद एक्सआरएफ, और सबसे आखिर में जो है वो ईडीएक्स है। तो अब आपको ये कंपैरेटिव पता हो जाना चाहिए ठीक कि है। ये सारे जब हैं तो आपने ये सारी की सारी, इसमें एक्सपीएस भी पाकिस्तान में अवेलेबल है ऑलमोस्ट। एक्सपीएस की जो डेडिकेटेड सेटअप है वो जर्मनी में है, इसके अलावा जॉर्डन में भी है। तो आप बुक करके वो बल्कि स्टूडेंट्स को कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस भी देते हैं, स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो ये काम ऐसा है कि आप सैंपल लेके आपको 3 माह के लिए जाना होता है, बुकिंग करके फिर आपने उसको वहाँ पर फिजिकली आप खुद ज़रा वो ट्रेनिंग देते हैं, आपको करना होता है। इंडक्टिव कपल जो है ये भी अवेलेबल है इधर आपके किसी एस वालों इनके पास। और ईवीएक्स तो ज़रा है ही यही है, एक्सआरएफ भी है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं अवेलेबल।
उसके बाद FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। शुक्र है, मैंने कहा आप कहेंगे कि ये भी पढ़ाएं। Fourier transform हाँ, infrared microscope. इसकी जो डिटेल वीडियो है 16-17 वीडियो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसमें से देख लें। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग जो हमारे पास क्या कहना चाहिए, FTIR स्पेक्ट्रा है, जब आप नैनो पार्टिकल्स का या थिन फिल्म्स का लेते हो इस तरीके का आता है, और इसके दो हिस्से होते हैं। एक जो है वो 1499 से लेकर लेस देन लेट्स से 500 या 200 जिसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। दूसरा 3000 और 1500 के दरमियान, that is known as the characteristic या diagnostic region. So in case of FTER mostly we are concerned with this FTER diagnostic region, यहाँ पर हमें डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके बारे में हमें आइडिया पता चलता है। अब नैनो पार्टिकल का जब हम करते हैं, बिकॉज नैनो पार्टिकल अगेन वही है कि आइदर दे विल बी द प्योर मेटल पे होंगे जैसे गोल्ड है, या दे विल बी सम ऑक्साइड्स हैं या कोई और मेटल्स हैं बाई मेटालिक हैं। तो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड नेचुरली बात है कि वो हमें इस डायरेक्शन में मिलता है, और इनके दरमियान जो इनकी बॉन्ड स्ट्रेचिंग होती है, बॉन्ड बेंडिंग, यू नो आई थिंक दीज थिंग्स इन योर प्रीवियस क्लासेस, लेकिन इनकी डिटेल जो है वो अगेन 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस बनी हुई है, वो मैं लिंक शेयर करता हूँ। और कौन से मटेरियल जो है वो आपके पास IR एक्टिव हो सकता है, जिसमें कि डाइपोल मोमेंट में क्रिएट होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें इसको क्विकली मैं कर देता हूँ। 3 IR रीजन है ना, नियर और मिड और फार। सो मिड जो IR रीजन है वो ज़्यादातर FTER में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2.5 माइक्रोन से लेकर 15 तक जो है डाइपोल मस्ट फीचर्स में क्रिएट होना चाहिए। और कुछ इसमें OH यू नो द ब्रॉडर पीक हैं, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग CO इंटेंस पीक देता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन की वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यू कैन आइडेंटिफाई कि sp3 कौन सी कार्बन है, CH बॉन्ड है, sp2 कौन सी है, sp कौन सी है। और FTER और सिंपल IR में फ़र्क भी पता होगा, पता है इसका? You assume these सर FTIR में हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं उसपे। Fourier transform. the Fourier transform and basically that is a set of equations, and those equations actually they are used to generate an algorithm। और algorithm क्या करता है, बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कि जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नल्स को इंटेंसिटी जो अब्जॉर्प्शन के बाद, जो वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग होने के बाद फ्रिक्वेंसीज आती हैं, उनको वो डिटेक्ट करके रिजॉल्व करता है, सेपरेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, और इट टर्न्स इट वेरी क्विकली 5 पर सेकंड में भी 10 दफा ये कर देता है। सो इट इज मोर फास्ट, रिलायबल कंपेयर टू द अर्लियर वन जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्लो थे। और ये आपके पास इस टाइप का डाटा होता है। FTIR is unique in the sense कि it always transmitted versus किस में होता है, वेव नंबर में, and you can also have the absorbance, बट आमतौर पर हम ये वाला मोड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उसको उसमें से सैंपल और बैकग्राउंड को डिटेक्ट करके हम उसका रेशियो ये फाइंड करते हैं। ये फ्रीक्वेंसीज हैं मुख्तलिफ, जो आई होप कि आपके पास टेबल और इसकी मदद से आप असाइन करते हैं कि ये इसमें फंक्शनलिटीज हो सकती हैं। अब आ जाता है नैनो पार्टिकल में, हमारे पास ये कोई नैनो पार्टिकल्स की सरफेस है या जो भी है। सो इसको ये इसका XRD दिया हुआ है, ठीक है। सो इन नैनो पार्टिकल्स में अगर आपके पास वहाँ पर मौजूद है कोई जो आगे आएगा इसके बाद ये कि द स्ट्रक्चर ऑफ नैनो पार्टिकल या उसका शेल, उसके साथ एसिड ग्रुप अटैच्ड है, शेल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आप उससे फंक्शनल ग्रुप से मौजूद हैं, या स्टेबलाइजर जो है कौन कौन से स्टेबलाइजिंग एजेंट ऐड किए हुए हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी भी अब पता चल सकती है, ठीक है। ये जो कैपिंग एजेंट हैं ये सारे एक ही वर्ड्स हैं।
और मेटल ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है इसके बारे में अगर आपके पास है तो यू कैन आल्सो गेट द आइडिया। आमतौर पर 500 से नीचे होता है, लेकिन जो एक फ़र्क है कि जो नॉर्मल है FTR में, उसमें जो बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेचिंग या बेंडिंग, वो हुक लॉ पे बेसिकली अप्लाई करता होता है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा स्प्रिंग मॉडल जिसको हम अप्लाई करते हैं। सो टू एलिमेंट्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाय बॉन्ड, जिसे स्प्रिंग के साथ अनलॉक करके, तो उन बॉन्ड्स टू जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो रिड्यूस मैसेज हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। तो वो जो रिड्यूस मैसेज हैं वो नैनो पार्टिकल में जब अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है वो रिड्यूस मैसेज का कंसेप्ट यहाँ पर, जैसे मोल का कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसकी लिमिटेशन है कि हम उसको भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए नैनो पार्टिकल को स्टडी करने के लिए वी डोंट यूज FTIR, वी जस्ट स्टडी इट्स एक्सटर्नल सरफेस सरफेक्टेंट, उसमें कौन कौन से ग्रुप मौजूद हो सकते हैं। और उसमें एक हम ये भी करते हैं इसमें इंटरेक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, कि आप नैनो पार्टिकल्स बनाएं, आपने कोई एप्लीकेशन स्टडी की है, लेट्स से आपने डाई डिग्रेडेशन की है, डिग्रेडेशन के बाद आपके पास जो नैनो पार्टिकल्स आएंगे तो उसका आप FTIR करें और उससे पहले जो आपने यूज़ किया उसका करें तो आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ड्यूरिंग डिग्रेडेशन प्रोसेस जो डाई के मॉलिक्यूल थे वो कैसे कैसे नैनो पार्टिकल की सरफेस के साथ अटैच हुए हैं, आई मीन दे हैव सॉर्ट ऑफ क्लियर, और इस तरीके से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल डिग्रेडेशन है या फिजिकल डिग्रेडेशन, फिजिको एब्जॉर्प्शन से कहते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल सरफेस एरिया ह्यूज होता है। तो अगर डाई जो है या जो ड्रग जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो सरफेस पे ही आके आके स्टिक कर जाती है, तो हम समझ रहे हैं कि वो तो डिग्रेड हो गई है, लेकिन अगर सरफेस पे स्टिक होती है तो उसका XRD लेंगे तो देन यू हैव वेरी वेरी प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ रिस्पेक्टिव देयर फंक्शनैलिटीज। तो अगर वो डिग्रेड हो गए केमिकली बहुत कम अमाउंट में है तो उनकी जो पीक्स इंटेंसिटी है वो तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगी या बहुत कम होगी। सो दैट गिव अस द क्लू कि FTIR कैन बी यूज्ड to study the photo degradation, that is a chemically degradation process also। और फिर उसके बाद में हम उसकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन BOD और COD भी करते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। सही। नैनो पार्टिकल जो होते हैं वो सरफेस एक्टिव होते हैं, मतलब कि उनके सरफेस एटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो फौरन से डिग्रेड हो जाते हैं। और अगर हम उनको स्टेबलाइज कर लें किसी चीज़ से तो फिर हम कर सकते हैं FTIR उसका। हाँ वही है ना, अगर आपने स्टेबलाइज करना है यानी वो चूंकि एक्टिव है तो अगर आपने उसके कोई कोटिंग एजेंट बीच में डालने, जैसे आप ओलाइल अमीन डाल दें, ठीक है, टॉप डाल दें, टॉपर डालें, ये डालेंगे, तो अगर ये जो आपने स्टेबलाइजर डाले हैं तो ये क्या करेंगे, सरफेस के साथ नैनो पार्टिकल की जाके अपने आप को अटैच करेंगे थ्रू द कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब अटैच होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा ये डेंगलिंग इनकी मोशन होती है, तो फिर जब हम FTIR लेंगे तो वहाँ पर हमें इनके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आने चाहिए। जैसे अगर वो टॉप है ट्राइऑक्टाइल फॉस्फीन तो फास्फोरस और ऑक्सीजन की वहाँ पर हमें सिग्नल आना चाहिए। अगर अमीन है तो NH जो है, जैसे नॉर्मल NH होता है उसकी स्ट्रेचिंग जो है वो 33 के करीब होती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, लेकिन जब वो कोऑर्डिनेट करता है यानी सरफेस के साथ अटैच होगा नैनो पार्टिकल के, तो उसकी जो वो स्ट्रेचिंग वाली होगी फ्रीक्वेंसी वो आपको देखेंगे तो वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसने सरफेस के साथ अटैच किया हुआ है। तो उस बेस पे हम ये कैलकुलेट यानी फाइंड करते हैं कि अब जो इसमें NH2 ग्रुप है इट हैज़ कोऑर्डिनेटेड विद द सरफेस के साथ, ये उसने उसको स्टेबलाइज किया हुआ है, इसलिए एसिड्स हैं। सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस स्टडी एज वेल। ये पहले बहुत ज़्यादा लोगों ने किया हुआ है इस पे, जो स्पेशली बायोलॉजिकल सिस्टम में अंदर ना। लेकिन इट्सल्फ एक नैनो पार्टिकल जो है इट इज़ एग्रीगेट ऑफ 1000 100 एटम्स, ठीक है ना। तो उनको अब उसमें कोई भी जो नैनो पार्टिकल है उनकी जो अगर आपस में
रोटेशनल या वाइब्रेशन, वो तो हम FTER से हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, because there is no functional group in that case. जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, जस्ट मेटल है, बट उसकी सरफेस के साथ अगर गोल्ड के साथ अगर लेट्स से ऑक्सीजन मौजूद है, गोल्ड ऑक्साइड है या लेड ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक और ऑक्सीजन की एक पर्टिकुलर जो है नंबर पे स्ट्रेचिंग बॉन्ड उसकी फ्रिक्वेंसी आती है, पीक आती है, जो कि लेस देन 400 होती है, 500 से लेस देन होती है। तो वो हम सिर्फ वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी क्या जिंक ऑक्साइड बना है। और वैसे भी जिंक ऑक्साइड ये सारी होते हैं ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये फौरन बन जाते हैं। ऑक्साइड बनना तो आपको पता है इज नॉट सो डिफिकल्ट, बिकॉज एज यू एक्सपोज ऑक्सीजन तो फौरन ट्रैप हो जाती है। तो FTER हमें वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमने इसका यानी एप्लीकेशन जहाँ हम स्टडी करते हैं नैनो पार्टिकल्स की। अगर नैनो पार्टिकल की सरफेस के साथ हमने ड्रग के मॉलिक्यूल अटैच किए हैं और उनको हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या उसकी सरफेस के साथ अटैच हो गए, तो हम FTER से इसीलिए उसकी पीक्स की बेस पे हम असाइन करके हम चेक कर सकते हैं कि यस बिफोर और आफ्टर, पहले देखेंगे तो पीक्स नहीं होगी, बाद में देखेंगे तो पीक्स आ जाएंगी, जो भी उस ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक होगी। इससे डाइडिग्रेडेशन का बताया और बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अली भाई भी आ जाए हुए हैं। अली भाई किधर है? यहाँ पर आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। सर अली भाई से पूछ रहे हैं। मैं अली भाई से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा एंड करते हैं और कोई अच्छा अच्छा। अच्छी सी कोई पोट्री या शेर एक सुना दें डिसेंट सा। सर सर वो ग्रुप में ग्रुप में मैसेज करके कह रहे हैं यस। इसका मतलब है कि वो जो है ना उन्होंने माइक नहीं लगाया हुआ दूसरा। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो भाई? नहीं सर अभी तो नहीं है। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, FTER का भी शेयर कर रहा हूँ, उसको भी देख लें, अगर आपने उसमें कोई इशू है तो वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कल हम करेंगे फिर नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी का, दोबारा से उसकी एप्लीकेशन करेंगे कि आप SEM या TM से कैसे साइज कैलकुलेट करते हैं, और फिर UV विज पे जाएंगे, and many other things are there. This is very very exciting topics हैं, और guided कि if you have the interest या अगर आपने नहीं सर मटेरियल्स अगर से समझ आ जाए। रिलेटेड ही काम करना है आगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में सिंपल है कि आपने जस्ट FTER करवाया, UV करवाया, NMR करवाया, एंड देन फिनिश, छुट्टी। लेकिन मटेरियल में हमारे पास नैनो में ये नहीं है, यहाँ जिसने सबक याद किया उसकी छुट्टी नहीं है, उसको और काम है, और काम ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऑलराइट, जी सर। सर अली भाई किसी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहे हैं ग्रुप में। हम पोएट्री के प्लेजरिज्म कैसे चेक कर सकते हैं? अली से ये पूछें।